हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। एक तो 3CB 3CD जो होता है टैक्स ऑडिट जो फॉर्म होता है वो कैसे डाउन फिलअप करा जाता है, वो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था। और एक बार डिटेल में दिखाने के लिए एक्चुअली क्या है, मैंने एक तो टैक्स ऑडिट का फॉर्म ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था। वो सब देख के ही क्वेरी आ रहा है। उसमें ये जो वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ, इसका आई बटन में मैंने वो लिंक कर दिया है। पुराना वाला जो टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली कैसे वो प्रीफिल किया जाता है वो सब, वो पुराना जो आई बटन में लिंक किया हुआ वीडियो है उसमें मैं दे रहा हूँ। इसमें और वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ कैसे प्रीफिल किया जाता है पुराना टैक्स ऑडिट फॉर्म से। तो मैं डायरेक्ट इसमें आ रहा हूँ कि कैसे एक तो नया ये एक तो है क्या, फार्म का टैक्स ऑडिट फॉर्म है। तो अगर आपको चाहिए कैसे फार्म का टैक्स ऑडिट फॉर्म फिलअप किया जाता है तो आप ये देख सकते हैं। तो पहले क्या है, इसमें देखिए आई ये सब नॉर्मल चीज है। ये 31 मार्च 2020 का है। ये सब मैंने फिलअप कर दिया। और जो कंपनी का नाम है ये मैंने फॉल्स कर दिया। फिगर अमाउंट ये सब सब एक्चुअल है, लेकिन टैक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और कंपनी का नाम एड्रेस अलग मैंने दे दिया। ठीक है। तो ये सब जगह में तो कुछ हेर फेर नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। पुराना अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे जो आई बटन में लिंक किया हुआ है उसमें भी आपको दिखाई देगा ये सब नाम कैसे लिखा जाता है, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। ये सब भरने की कोई जरूरत होता नहीं है। जो एक्चुअली पॉइंट में मैं उधर चला आता हूँ। ये फर्स्ट वाला पेज जो है, ये सब क्वालिफिकेशन टाइप जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। ये जो वाला पार्ट है ये भी ये मैंने फॉल्स दे दिया। ठीक है। ये भी आ जाता है, पुराना वाला जो ईआर होता है उससे आ जाता है। ये फिलअप नहीं करना पड़ता है, आप फिलअप भी कर सकते हैं। अगर आपका सीए चेंज होता है तो आप फिलअप करेंगे, अगर पुराना सीए है तो ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। और वो कैसे आ जाता है, पुराना जो वीडियो है उसमें आई बटन में इस वीडियो के लिंक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं जाता हूँ 3CD पार्ट ए 1 to 8 में। 8 में भी ये ऑटोमेटिक आ गया, कुछ है नहीं। इधर आपको क्या करना है, अगर आपका जीएसटी है तो जीएसटी नंबर या यस करना पड़ता है, और जीएसटी नंबर भी मैंने फॉल्स दिया है, एक्चुअल है नहीं। जीएसटी नंबर इधर देखिए बहुत कुछ है जो भी इसमें आपका है। तो मेरा जीएसटी है तो मैंने जीएसटी सिलेक्ट कर दिया, और इधर आपको जीएसटी नंबर फिलअप करना पड़ेगा। और स्टेटस है जो आपको मैंने बोला ये फार्म है, इसलिए फार्म सिलेक्ट किया और ये सब ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद देखिए इधर एक तो है, आपको सेक्शन फिलअप करना पड़ेगा। मेरा क्या सेक्शन है 44AB ए। ये क्या बोल रहा है, टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे एक्सीड हो गया, इसी सेक्शन में ये टैक्स ऑडिट फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और एक तो नीचे में क्या है 44AB बी, ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशन एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट। अगर ये प्रोफेशन होता तो स्पेसिफाइड लिमिट अगर एक्सीड हो जाता है तो इसमें आपको फिलअप करना पड़ता था। उसके बाद क्या है, अच्छा ग्रॉस रिसिप्ट जो ये प्रोफेशन का है 50 लाख, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स लोअर एंड डिमांड प्रॉफिट डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 ए। जो भी सेक्शन आपका है वही सेक्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, मेरा इधर सेक्शन है 44 ए टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट का टर्नओवर है 2 करोड़ 33 लाख है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ 9 to 20 में। 9 to 20 में देखिए क्या है, एक्चुअली यही मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल है। दूसरा कुछ चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल जो टैक्स ऑडिट मैंने फिलअप किया है वही टैक्स ऑडिट आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दूसरा कुछ सेक्शन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए इधर क्या है, इफ फार्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंडिकेट नेम्स ऑफ पार्टनर्स नंबर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना भी आपका पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर डीड कितना है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। 2 पार्टनर है
इनका 40-60 का रेशियो है, वो मैंने हाथ से लिख दिया। ये ऑटोमेटिक, अगर पिछले साल का है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आपको हाथ से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ वेरी। आपका जो बिजनेस का नेचर है वो इधर सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन है, देखिए इधर ड्रॉप सेक्टर ड्रॉप डाउन है, मेरा क्या सिलेक्ट किया हुआ है, कंप्यूटर एंड रिलेटेड, कंप्यूटर एंड रिलेटेड सर्विस, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए सब सेक्टर, सब सेक्टर मैंने क्या किया, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी। ठीक है, जहां मैं ये सिलेक्ट करूंगा ये कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये कोड आपको हाथ से नहीं कर, देखिए अभी 14002, अगर दूसरा कुछ करते तो अलग कुछ आता है। ठीक है, तो मेरा आधा सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी हो गया। उसके बाद देखिए whether books of account are prescribed under section 44A, if yes list of books। अगर आपका 44A में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा तो उसका डिटेल्स देना होगा, तो हम लोग क्या क्या ऑडिट किया है उसका डिटेल हम लोग को भरना होगा। जनरली जो भी होता है वही कैश बुक, लेजर जर्नल, बैंक बुक, जीएसटी इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एंड वाउचर्स, ये सभी होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेम एज अबव भी 11A सेम एज अबव भी कर सकते हैं और हाथ से भी लिख सकते हैं। और इधर आपको कहाँ बुक कहाँ आप रखे वो भी आपको लिखना पड़ेगा, एड्रेस क्या क्या बुक्स है और कहाँ रखा है ये बुक्स, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एग्जामिन, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट एग्जामिन किया है, सीए क्या क्या डॉक्यूमेंट एग्जामिन किया, वो सब कुछ लिखना आपको पड़ेगा। अगर ये पुराना वाला है तो ये आपका प्रीफिल करने से ये सब आ जाता है, यही आसानी है। उसके बाद डिस्क्लोजर एज पर आईसीडीएस, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, एज पर बिजनेस ये सब फिलअप करना पड़ता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस एट कॉस्ट और मार्केट, यही ऑप्शन चुना गया है। उसके बाद क्या है 18 पे, ये सब पॉइंट आपको नोट करके रखना है, जब आप 3CD फिलअप करेंगे तो ये सब मिस ना हो जाए। Particulars of depreciation allowable as per the Income Tax Act 1961 in respect of each asset or block of asset as the case may be in the following form। कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट लेना है, बैलेंस शीट लेने के बाद आपको ये 40% में जितना प्लांट एंड मशीनरी है आपको ओपनिंग मतलब पुराना जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2019 का वो आपको लेना है। मैं एक तो आपको दिखा के डेमो दिखा देता हूँ, क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी अलग कुछ ले लीजिए, अभी ये दो बार तो अब नहीं ले सकते, मैं 60% वाला कुछ ले लेता हूँ दिखाने के लिए, डिलीट कर दूंगा। 60% हो गया। उसके बाद ओपनिंग, मान लीजिए 100 रुपया का ओपनिंग था, उसके बाद मान लीजिए आपका कुछ एडिशन हुआ है मतलब परचेज हुआ है, तो इधर ब्लॉक है लेकिन आप फिल कर सकते हैं, फिल डाटा करके डेट ऑफ परचेज, आपको टैक्स ऑडिट में यही एक है, जितना भी आपका परचेज है डेट ऑफ परचेज एंड डेट पुट टू यूज ये देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने दे दिया डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ पुट टू यूज भी वही होगा, जनरली यही हम लोग फिलअप करते हैं, पुट टू यूज अलग भी हो सकता है। 100 रुपया का ऐड हो गया। उसके बाद सेनवेट अगर कुछ है तो सेनवेट है, नहीं तो आप जीरो कर दीजिए। टोटल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है, सेव हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन,
इधर जो भी डेप्रिसिएशन है ये मैनुअली आपको बैठाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक होगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए 20 रुपया डेप्रिसिएशन है तो क्या होगा, देखिए ऑटोमेटिक लेस होके बैलेंस आ गया। ठीक है, ये आपको खुद को बैठाना होगा, ये ऑटोमेटिक आएगा नहीं। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। हो गया डेप्रिसिएशन वाला। ये सब ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। और एक काम आप कर सकते, आप CSV फाइल में भी इसको भर सकते हैं। CSV फाइल में आप भर के उसको अपलोड भी कर सकते हैं। इधर आप भर देंगे, बहुत सारा चीज अगर एक साथ होता है तो आप भर के, हम लोग क्या करते हैं CSV फाइल कंपनी के अकाउंटेंट को दे देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप भर दीजिए, हम CSV फाइल इधर अपलोड कर देते हैं। क्योंकि इतना अगर बहुत सारा डेप्रिसिएशन होता है तो ये सब फाइल करने के लिए हम लोगों को वक्त बर्बाद होता है, तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंटेंट को CSV फाइल दे देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट CSV फाइल करके ये फाइल इंपोर्ट कर लेंगे तो मेरा पूरा डाटा इधर आ जाएगा। हाथ से फिलअप करने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हो गया डेप्रिसिएशन। आप लोग कैसे फिलअप करेंगे पता चल गया, मैनुअली भी कर सकते हैं और दूसरों के द्वारा भी कर ले सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे 2241 इम्पोर्टेंट चैप्टर। इम्पोर्टेंट जगह है, एक बार देख लीजिए। मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट, आपको नहीं भी लग सकता है। देखिए पॉइंट नंबर 23 बोल रहा है पार्टिकुलर्स ऑफ एनी पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A(2)(b)। ये क्या है, पार्टनर को जो भी दिया है उसका डिटेल। पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है देखिए एक बार। पार्टनर रेमुनरेशन, पार्टनर रेमुनरेशन पूरा साल का कितना दिया है, नाम से और पैन नंबर से डिटेक्ट करना पड़ रहा है। दीपक कुमार वर्मा, त्वरित कुमार राय, इनका पैन नंबर, इनका ये हो गया। पार्टनर्स रेमुनरेशन हो गया पूरा साल में। और क्या क्या दिया, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है दीपक वर्मा और त्वरित कुमार राय को। कितना दिया है, इतना इतना दिया है। तो ये भी आपको पॉइंट नंबर 23 में फिलअप करना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद एक तो देखिए पेड ऑन बिफोर, ये कौन सा वाला 26(b)(a), paid on before the due date for furnishing the return of income of the previous year under section 139(1). एक क्या है, देखिए TDS GST प्रोविजन टैक्स, ये 31 मार्च जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग था ये सब इधर लिखा गया है। मैं एक बार आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। देखिए TDS कितना लाइबिलिटी है 4350, बैलेंस शीट में देखिए TDS 4350 का लाइबिलिटी है 31 मार्च 2000, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए GST कितना लाइबिलिटी है 74,491, 74,491 ये लाइबिलिटी है GST का। और एक तो क्या है प्रोफेशन टैक्स का कितना लाइबिलिटी है 8220, देखिए 8220। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा, ये सब नोटिंग में जाता है सीए का। ठीक है, तो ये जरूर आपको फिलअप करना चाहिए। उसके बाद एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 34A, ये भी आपको मिस कर मत कीजिए क्योंकि ये TDS वाला सेक्शन है। पूरा साल में कितना सेक्शन पे कितना आपने TDS काटा है और कितना डिपॉजिट किया है, यही जगह में आपको दिखाई देगा एट ए ग्लांस। 194I में कितना आपने काटा है, 194J में आप कितना काटा है, इधर आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये भी आपको देख के करना होगा, मिस नहीं करना चाहिए। और एक तो जगह है 34A हो गया, ये 34B में क्या आपको फिलअप करना पड़ेगा, पूरा साल में आप 4 या जनरली हम लोग 4 TDS रिटर्न जमा करते हैं, या फिर अगर सैलरी का भी रिटर्न जमा होता है तो 8 TDS रिटर्न जमा होता है।
तो टीडीएस रिटर्न जमा करने के लिए लास्ट डेट क्या है और वो रिटर्न आपका फर्निश किया है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये भी आपको याद करके करना होगा। और क्या सी में क्या लिखना पड़ रहा है? सी में यही लिखना पड़ रहा है कि अगर आप टीडीएस जमा करने के लिए लेट किए तो उसके लिए अगर इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ लगता है तो कितना अमाउंट आपने पे किया है और डेट ऑफ पेमेंट क्या था वो भी आपको मेंशन करना पड़ रहा है। ठीक है, ये भी एक तो इम्पोर्टेंट है। और 35A में क्या है, अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी स्टॉक का डिटेल देना पड़ रहा है। वो भी क्वांटिटी स्टॉक का नाम देके, क्या यूनिट इधर मेरा नंबर से है तो नंबर सिलेक्ट किया, आपका जो भी यूनिट होगा आप वही सिलेक्ट कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना क्वांटिटी किए हैं, सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना क्वांटिटी किए हैं, ये सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये भी एक तो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। पॉइंट नंबर 40 में आपको प्रीवियस ईयर में मतलब 19-20 में कितना टर्नओवर हुआ है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलअप करके आपको तो पता ही है क्या करना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट जितना होगा वो डालना पड़ता है, नेट प्रॉफिट कितना वो डालना पड़ता है, और स्टॉक इन ट्रेड वो डालना पड़ता है। उसके बाद आपका परसेंटेज चला आता है कितना परसेंटेज था। और ये वाला है ये लास्ट ईयर का मतलब 18-19 का। यही था मोटा मोटी टैक्स ऑडिट। अगर आप ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और इसी तरह का चीज आपको जानने का अगर मन है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।